क्रिस्टीना लैम्बर्ट यहाँ कुछ ऐसे मजमूम मकासद के लिए पहुंची थी जिसमें मुल्की मफादात को शदीद नुकसानात का खतरा था। जाहिर बात है कि यहाँ पहुंचने के बाद उसने ऐसे अहम चेहरों पर हाथ डाला जो उसके मुआवन हो सकते थे। 2 गैर मुल्की सफीर और बहुत से ऐसे अफराद जो उसके काम आ सकते थे। उनमें मिस्टर D.A. फैजी और जनाब तैमूर जमाल शाह साहिब भी थे जो क्रिस्टीना लैम्बर्ट के दोस्तों में शामिल हो गए। जाहिर बात है उन्हें गैर मुल्की सरमाए की पेशकश की गई होगी। DIG साहिब ने सोचा कि हो सकता है मैं उनके रास्तों में मुजाहमत करूं। चुनाचे मिस्टर D.A. फैजी उन्होंने आपके साथ मिलकर मेरे खिलाफ एक साजिश की जिसका एतराफ बिलाल कर चुका है और आपको इसका भरपूर इल्म है। इस साजिश के तहत मुझे पहले लॉकअप और फिर जेल तक पहुंचा दिया गया, लेकिन बहरहाल मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं कि मेरी कुछ हैसियत रही है। जब मुझे इस बात का इल्म हुआ कि क्रिस्टीना लैम्बर्ट मेरे मुल्क के मफादात के खिलाफ काम कर रही है तो बिल आखिर मैं कैसे खामोश रह सकता था। मैंने आप लोगों के खिलाफ काम किया, जिस तक किया ये बात आप मुझ तक रहने दीजिए, लेकिन आपकी निस्बत मैं मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। मैंने फौजी हुकाम से राब्ता कायम करके क्रिस्टीना लैम्बर्ट के बारे में तफसीलात फराहम की और क्रिस्टीना लैम्बर्ट अपने 9 साथियों के साथ गिरफ्तार हो गई, जिसमें से 2 फौज से मुकाबला करते हुए हलाक हो गए। बाकी इस वक्त फौजी तहवील में हैं और फौजी हुक्काम मुझसे क्रिस्टीना लैम्बर्ट के इन साथियों के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं जिनकी मदद से वो इस साजिश में कामयाब हुई। उसके पास से बहुत से मुल्की राज बरामद हुए हैं और अब मिस्टर D.A. फैजी, आप और DIG तैमूर जमाल शाह साहिब बाकी हैं और आपने देख लिया कि आप कितनी आसानी से क्रिस्टीना लैम्बर्ट के साथी साबित हो सकते हैं। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं यकीन करो, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। यकीन कर सकते हो तो मेरी बात पर यकीन कर लो, मैं इस साजिश में शरीक नहीं हूँ। मैं तो बस मेरा मतलब है कि कुछ और लोगों की साजिशों का शिकार हो गया। झूठ नहीं बोलूंगा, हकीकतों से इनकार नहीं करूंगा। क्रिस्टीना लैम्बर्ट के सिलसिले में DIG साहिब तैमूर जमाल ने भी मुझसे कोई साजबाज नहीं की। वो बेशक क्रिस्टीना लैम्बर्ट को एक ऐसी रकासा की हैसियत से जानते हैं जो मेरी दोस्त थी। अक्सर कुछ मीटिंगों में वो इस तरह सामने आ गए हैं। मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, तुम जो कुछ कह रहे हो वो सच्चाई है, लेकिन अगर हो सके तो मेरी लाज रखना, मेरी इस उम्र की लाज रखना। मैं तुमसे ये कहने की कोई हैसियत नहीं रखता। तुम्हारी मुझसे दुश्मनी अपनी जगह, हकीकत ये है कि तुम्हारी जगह कोई भी होता तो मुझसे ताउन ना करता, लेकिन बराए करम तुम मुझसे ताउन करो। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन इसमें तुम्हारे वालिद भी तो मुलविस हैं। कुछ करो। मिस्टर D.A. फैजी, हर चीज की एक कीमत होती है। अगर आप मुझे इसकी कीमत अदा कर देंगे तो जाहिर है मुझे आपकी मदद करने में कोई एतराज नहीं होगा। 25 लाख नकद कैश की शक्ल में, और वो भी चंद घंटों के अंदर, क्योंकि इसके बाद जाहिर है फौजी हुक्काम मुझसे सबूतों का मुतालिबा करेंगे और मुझे ये तमाम चीजें उन्हें पेश करना पड़ेंगी। दूसरी सूरत में मैं आप दोनों को या आपको इन मामलात से बचा सकता हूँ। जी दिलावर आलम फैजी, आप तो जानते हैं कि अब मेरा जरिया मुआश सिर्फ यही रह गया है। मुझे यही सब कुछ करना है, लेकिन बराए करम फैसला करने में देर न लगाइए। दिलावर आलम फैजी ने आंखें बंद कर ली थीं। वो किसी सोच में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर खौफ के साए लर्ज़ां थे। कुछ देर के बाद उसने कहा, मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हें ये रकम अदा करने के लिए तैयार हूँ। कैश? हाँ, जिस तरह तुम पसंद करो। जब देना ही है तो जिस शक्ल में तुम चाहो। भला मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? तो फिर जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके आप ये काम कर डालिए फौरी तौर पर। ठीक है, मुझे इसका मौका तो बताओ, मैं कैसे तुम्हें रकम अदा कर सकता हूँ? मिस्टर दिलावर आलम फैजी, आप इस सिलसिले में खुद फरमाइए। मुझे मौका दे दो थोड़ा सा। जाहिर है कहीं नहीं जा सकता मैं। ये रकम तुम्हें अपने घर से फराहम कर सकता हूँ। ठीक है, हम लोग आपके साथ चलते हैं। कैश रकम दे दीजिए, तमाम चीजें हम आपको वापस कर देंगे। मेरा मतलब ये तमाम सबूत, यही मैं तुमसे पूछना चाहता था। अगर मैं तुम्हें ये रकम दे दूं तो क्या तुम फौरन? आपको इल्म है कि पहले भी जब मैंने आपसे 5 लाख रुपए लिए थे तो काम तसल्ली बख्श हुआ था। मैंने आपसे किसी किस्म का मामला खराब नहीं किया था। D.A. फैजी थूक निकल रहा था। फिर उसने आहिस्ता से कहा, तो फिर मैं इस सौदे के लिए तैयार हूँ। मैं और आफ्ताब कमाल तैयार हो गए। D.A. फैजी ने कहा, एक बात बताओगे? जरूर चचा जान, मैंने अदब से कहा। मेरे इन अल्फाज ने D.A. फैजी का चेहरा हमेशा तारीक रखा था। उस वक्त भी वो इस एहसास से बाज न रह सका। फिर आहिस्ता से बोला, मुझ पर दरे बरसाने से बाज नहीं आओगे चचा जान। अब तो आफ्ताब कमाल के हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम मुझे चचा जान कह रहे हो मुसलसल, और इसके बाद मेरे साथ जो सलूक कर रहे हो। माफी चाहता हूँ चचा जान, ये सलूक जिस वजह से हुआ है आप जानते हैं। आपने मुझ पर क्या इल्जामात लगाए थे? बिलाल का अगवा और इसके अलावा ब्लैकमेलिंग। आप गौर कीजिए, अगर मैं हाथ पांव ना मारता तो क्या मौत की गहराइयों तक ना जा पहुंचता। चचा जान, ये तो इस साथ दे और इस साथ ले वाली बात है।
आपने DIG तैमूर जमाल शाह के इशारे पर ही सही जो कुछ किया उसके नताइज मुझे भुगतने पड़े, और अब जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसके नताइज आप भुगत रहे हैं। मुझे सिर्फ फैजी कहकर पुकारो। बेहतर है मोहतरम फैजी साहिब, एक सवाल आपसे कर सकता हूँ? हाँ पूछो। क्या 25 लाख रुपए आपने अपने पास महफूज रखे हैं? मेरा मतलब है कैश की शक्ल में। हाँ मेरे पास इनका इंतजाम है। दूसरा सवाल, और चचा जान आप इतनी आसानी से इतनी बड़ी रकम देने के लिए कैसे तैयार हो गए? बराए करम तुम फल खाने से मतलब रखो, पेड़ गिनने से क्या फायदा। बेहतर है तो फिर चला जाए। लेकिन वो फाइल जो तुमने मेरे खिलाफ तरतीब दिया है, जब आपसे 5 लाख रुपए लिए थे चचा जान, मेरा मतलब है फैजी साहिब, तब भी निहायत ईमानदारी से उन्हें आपके साथ डीलिंग की थी, और आज भी यही सब कुछ है। फाइल आपके हवाले बेशक कर दिया जाएगा, लेकिन पहले आप ये रकम हमारे हवाले कर दें। चुनाचे आप रकम का इंतजाम करेंगे और हमारे साथ यहाँ आ जाएंगे। हम भी तो आपके साथ रकम लेने आपके घर जा रहे हैं। यहाँ वो फाइल बड़े एहतराम के साथ आपके सामने पेश कर दिया जाएगा, माँ उन तमाम सबूतों के। ठीक है, जाहिर है इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ? DA फैजी ने बेबसी से कहा। मेरे जहन में तस्वुर भी यही था, भला इसके अलावा फाइल मेरे लिए किस काम का रह जाता। कर्नल एजाज क्रिस्टीना लैम्बर्ट को अपने कब्जे में ले चुके थे। वो तमाम कागजात जिनका ताल्लुक हमारे मुल्की राजों से था, कर्नल साहिब की तहवील में पहुंच चुके थे। चुनाचे एक तरह से अब हमारी जिम्मेदारियां खत्म ही हो जाती थी। जहाँ तक DIG साहिब का मामला था तो उनके लिए मैंने एक इंतहाई माकूल बंदोबस्त कर दिया था, और उन्हें वो इज्जत व एहतराम मिलने वाला था जो बहरतौर मेरी तरफ से बतौर तोहफा उनके लिए था। उन्होंने जो कुछ किया मेरे फायदे के लिए ही किया। हम DA फैजी के साथ चल पड़े। वो हमें अपनी कोठी में ले गया था। उसने किसी किस्म का कोई फरेब या जालसाजी नहीं की। हमें बिठाया और इसके बाद 25 लाख रुपए की 25 गड्डियां लाकर हमारे सामने रख दी। आफ्ताब कमाल, इन गड्डियों को अच्छी तरह चेक कर लो, बल्कि घर जाकर चेक कर लेंगे। जाहिर है फैजी साहिब ने हमारे साथ कोई फरेब नहीं किया होगा। क्या पियोगे? कुछ नहीं फैजी साहिब, वैसे भी जहर पीने से हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर आपके यहाँ कुछ पियेंगे तो वो जहर के अलावा और क्या हो सकता है? बेहतरीन मौका है। हम लोग आपकी कोठी में हैं। 25 लाख रुपए के नोट हमारे सामने रखे हुए हैं। अगर हमारी लाशें भी यहाँ से दस्तयाब होंगी तो उनके सिलसिले में आप बआसानी पुलिस को बयान दे सकते हैं कि हम तुमको ब्लैकमेल कर रहे थे। DA फैजी के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट नजर आई। फिर उसने कहा, असल में मैं जराम पेशा नहीं हूँ, वरना शायद तुम ये रकम मुझसे हासिल ना कर सकते। मैं तो ये समझता हूँ कि मैं फंसाया गया हूँ, बुरी तरह फंसाया गया हूँ। वो कैसे फैजी साहिब? हो भी सकता है। जब बेटा ब्लैकमेलर हो सकता है तो बाप क्यों नहीं हो सकता? दफातन ही मेरे बदन में चंगारियां सी दहक गईं। मैंने जहरीले लहजे में कहा, मतलब क्या है आपका? मतलब ये है कि DIG तैमूर जमाल ने हो सकता है ये सारा मंसूबा तुमसे मिलकर बनाया हो, मुझसे 25 लाख रुपए की रकम ईंटने के लिए। फैजी साहिब, इन जुमलों के 5 लाख रुपए आपको और अदा करने होंगे, समझे आप? क्या मतलब है तुम्हारा? आपने मेरे सामने मेरे बाप पर इल्जाम लगाया है। 5 लाख रुपए में मेरा गुस्सा ठंडा हो सकता है, वरना आप यूं समझ लीजिए कि ये सौदा कैंसिल हो सकता है। बकवास कर रहे हो तुम। 1 रुपया नहीं दूंगा तुम्हें इसके अलावा। 25 लाख रुपए संभालिए, अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास तुमने की है मिस्टर दिलावर आलम फैजी। मेरे बाप के बारे में तुमने इस किस्म के अल्फाज अदा किए हैं। तुम्हारे दोस्त हैं वो, उनका पूरा कैरियर जानते हो। जो कुछ किया है मैंने किया है, और वो भी तुम्हारी कमीनगी की वजह से। क्या तुम कोई शरीफ आदमी हो? तुमने जो बकवास की है मेरे बाप के खिलाफ, उसके नतीजे में तुम्हें ऐसे हालात से दो चार कर सकता हूँ कि तुम सड़कों पर अपना कोट ज़दा बदन घसीटते हुए नजर आओ। लेकिन तुम्हें सिर्फ इतनी सजा देता हूँ, 5 लाख रुपए फौरन अदा कर दो। इसके बाद कोई दूसरा जुमला कहो तो उसकी कीमत तकरीबन 10 लाख होगी, और तीसरा जुमला अगर तुम अपनी जुबान से मेरे बाप के खिलाफ अदा करोगे तो इसके नताइज इतने बुरे होंगे कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकोगे। देखो, मैं जो कुछ भी हूँ बड़ी मेहनत से कमाया है ये पैसा। मैंने 25 लाख रुपए की रकम देनी पड़ रही है मुझे। मेरा कोई गुनाह नहीं था। मैं तो खुद भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन DIG साहिब ने मुझे इसके लिए मजबूर किया। बाप बेटे का मामला था, मेरा सहारा लेने की जरूरत क्या थी? मुझे ये जो 25 लाख रुपए अदा करने पड़ रहे हैं, क्या ये कोई मुझे वापस कर देगा? सारी बातें अपनी जगह। आपको तैयार ही नहीं होना चाहिए था। आप माजरत कर सकते थे उनसे। एक गलती ही का तो खमियाजा भुगतना पड़ता है। एक ही गलती तो हुई थी शैतान से, जो जन्नत से निकाल दिया गया था। तो आप वो गलती कर चुके हैं और इसका खमियाजा 25 लाख रुपए की शक्ल में आपको भुगतना पड़ा है। दूसरी गलती की कीमत 5 लाख, और अगर आपने इसे इनहराफ किया तो 10 लाख, और अगर मजीद इनहराफ किया तो 15 लाख।
इस वक्त मेरे पास और कोई रकम कैश नहीं है, सिर्फ ये 25 लाख रुपए हैं। तो फिर ये 5 लाख रुपए आप पर कर्ज रहे। देखो, माफ कर दो, खुदा के लिए माफ कर दो, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। ये जरा गौर तलब बात है। क्यों आफ्ताब कमाल, क्या कहते हो? मैं इस मामले में कुछ नहीं बोल सकता चीफ, आफ्ताब कमाल ने जवाब दिया। मेरे अंदाज पर वो खुद हैरान रह गया था, शायद इसलिए कि इस बात की तवक्को नहीं थी कि DIG तैमूर जमाल शाह साहिब के बारे में ऐसा लफ्ज सुनने के बाद मेरी जहनी कैफियत ये भी हो सकती है। वो तो यही समझता था कि मैं खुद भी जहनी तौर पर DIG साहिब से इतना ही दूर हूँ और उनसे शदीद इख्तलाफ रखता हूँ, लेकिन भरतौर उसे यह एतराफ करना पड़ा था कि बाप और बेटे के दरमियान किसी तीसरे की मुदाखलत हमाकत के अलावा और कुछ नहीं होती। बमुश्किल तमाम मैंने फैजी को माफ किया था और इसके बाद जब हम वहाँ से चले तो DA फैजी भी हमारे साथ था। आफ्ताब कमाल खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। थोड़ी देर के बाद हम वापस उसी जगह पहुंच गए जहां से DA फैजी को लेकर गए थे। मैंने वो तमाम कागजात और फाइल उसके हवाले करते हुए कहा, सुनो DA फैजी, इसके बाद अगर तुमने इस जानिब का रुख किया या मेरे खिलाफ किसी साजिश में मुलविस हुए तो इसका बदल कोई रकम नहीं होगी, बल्कि जो कुछ होगा तुम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे, संजीदगी से सुन लोगे? जरूर जरूर। जानते हो कि DIG तैमूर जमाल शाह मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। जी जानता हूँ फैजी साहब, शिकवा तो कर सकता हूँ उनसे, ये सारी चीजें तो उन्हें बता सकता हूँ, इस पर मुझे कोई एतराज नहीं है। यहाँ से जाने के बाद सब कुछ आपका जाती मामला होगा और मैं किसी के जाती मामले में टांग अड़ाना पसंद नहीं करता, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी थी कि आपने मेरे सामने मेरे वालिद को बुरा भला कहा था और एक बेटा होने के नाते से मैं उनके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। DA फैजी खामोश हो गया और इसके बाद वो फाइल और कागजात लेकर वहाँ से निकल गया। मैं और आफ्ताब कमाल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आफ्ताब कमाल ने कहा, चीफ आप वाकई नाराज हो गए थे। तुम खुद सोचो आफ्ताब कमाल, उसने DIG साहिब को ब्लैकमेलर कहा था, हालांकि DIG साहिब ने सारी जिंदगी रिश्वत का एक पैसा भी नहीं लिया। पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है जो नाकाबिले यकीन महसूस होती है, लेकिन इस बात का गवाह मैं हूँ। और आफ्ताब कमाल, जब किसी चीज की गवाही खुद मेरे अपने दिल में मौजूद हो तो फिर भला गलत बात मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? आफ्ताब कमाल मुस्कुराने लगा, फिर बोला, इसमें कोई शक नहीं है कि आप दोनों बाप बेटे बेहद अजीब हैं। हम लोग वहाँ से उठे और इसके बाद बहुत दिन के बाद मैंने दफ्तर रूहानियात में कदम रखा। चारों साथी वहाँ मौजूद थे। मुझे देखकर उछलने कूदने लगे। वैसे वहीं से घर भी जा सकता था। फरीदा को भी इत्तला देनी थी कि अब मेरा जेल से कोई रिश्ता नहीं रहा और ये मामला खत्म हो गया, लेकिन इस सिलसिले में इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी। 25 लाख रुपए की रकम हमारे पास थी और इसमें से हमें मुनासिब मंसूबाबंदियां करनी थी ताकि ये किसी ठिकाने लग जाए। हमारे पास इसकी मौजूदगी खतरनाक भी हो सकती थी। चुनाचे हम लोग कमरा बंद करके बैठ गए और मैंने आफ्ताब कमाल से कहा, अब इस रकम के हिस्से वगैरह हो जाने चाहिए। ये सिर्फ तुम्हारा हिस्सा है आफ्ताब कमाल। नहीं चीफ, ये बहुत ज्यादा है, मैं इतना नहीं लूंगा। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो सिर्फ 20% का हिसाब रखिए मेरा। भाई बात सुनो, रकम आती जाती रहेगी और वैसे भी दौलत के बारे में ये कहा जाता है कि आनी जानी चीज है, इसलिए कोई मसला नहीं बनाना चाहिए। मैं चाहता हूँ आफ्ताब कमाल की अगर हमें ऐसे तरीके से कोई रकम हासिल हो तो हम उसे इस तरह आपस में तकसीम करें कि दोनों का काम बेहतर अंदाज में चल जाए। अब देखो, मैं 1.25 लाख रुपए इन चारों अहमकों के नाम से बैंक में जमा करवाऊंगा ताकि ये भी लखपति बन जाएं। रकम थोड़ी थोड़ी मिलेगी इन्हें, चेक बुकें मेरे पास रहेंगी, लेकिन ये अकाउंट इनका अपना होगा। इस तरह मैं चाहता हूँ आफ्ताब कमाल के शम्स, बाकिर, फेरोज और नासिर का भी अकाउंट खुल जाए, या फिर अगर तुम चाहो तो हम इन्हें एक अच्छी खासी रकम दे दें ताकि वो मुस्तकिल तौर पर तुम्हारे लिए काम कर सकें। मैं समझता हूँ कि अगर वो हमारी खुफिया फोर्स में शामिल रहें तो कोई हर्ज नहीं है। मैं तो तुमसे ये भी कहता हूँ कि इन चारों को मुस्तकिल तौर पर मुलाजिम रख लो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि दफ्तर रूहानियात या तुम्हारी वकालत से हमें क्या हासिल होगा। चारों अच्छी कारकर्दगी के मालिक हैं, दिलचस्प लोग हैं। ये जो कुछ भी करेंगे, अगर इसी रकम में गुजारा करते रहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। मेरा ख्याल है कुछ न कुछ केस तो मिलते रहेंगे, और अगर इससे अलग बात होती है तो फिर ऐसा करो कि जब कभी इनकी जरूरत हो तो इनको किराए पर हासिल कर लो। ये इनकी मर्जी पर छोड़ देना जिस तरह वो पसंद करें। मतलब ये है कि इनकी जेब में भी अच्छी खासी रकम पहुंच जानी चाहिए ताकि वो भी इस कारकर्दगी से मुतमईन हो जाएं। मैं अपना हिस्सा वसूल कर चुका हूँ, बाकी 5 लाख जो हैं उसमें हम इस अंदाज में तकसीम कर लेते हैं। चीफ, मैं अपने आप को आपके बराबर का दर्जा नहीं दे सकता। यार छोड़ो इन बातों को, इस सिलसिले में सारी सोचें बेकार हैं। रकम के मसले को हमें दरमियान में नहीं लाना चाहिए। अब आ जाओ दूसरे मौजूआत पर, और हाँ, ये नोट संभाल कर रख लो।
आफ्ताब कमाल ने सिर्फ मेरी हिदायत पर अमल किया था। मैंने भी नोट संभाल कर रख लिए और इसके बाद मैंने कहा, अब इस सिलसिले में और तो कोई काम रह नहीं गया है। चीफ, आज दफ्तर की छुट्टी क्यों न की जाए? मेरे ख्याल में एक आध दिन आराम भी होना चाहिए। आप भी बस घर जाइए और इन लोगों को यहीं छोड़ दीजिए। वैसे चीफ, ये जो 1.25 लाख रुपए की रकम का मजदा है वो जरा संभाल कर सुनाइए। तुम इन्हें नहीं जानते आफ्ताब कमाल, बहुत ही शैतान सिफ्त हैं। ना होने पर 10 रुपए का नोट इंतहाई कीमती होता है और अगर हो तो 1-2 लाख इनके लिए कोई हैसियत नहीं रखते जिससे इन्हें कोई तकलीफ पहुंच जाए। आफ्ताब कमाल हंसने लगा था। बिल आखिर आफ्ताब कमाल चला गया। मेरे चारों दोस्त इस वक्त भी मौजूद थे। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि इन्हें भी ये खुशखबरी सुना दूं, लेकिन फिर इसे बाद के लिए उठा रखा। न जाने क्या क्या छिछोरी हरकतें करते। टाइप ही ये था इनका, मैं क्या करता। भरतौर जब से यहाँ आए थे आराम की जिंदगी गुजार रहे थे और खुश नजर आते थे। काम भला इनसे क्या लिया जा सकता था? बस ये था कि अगर वाकई कोई जरूरत पेश आ जाती तो इस्तेमाल कर लिया जाता, वरना इनकी परवरिश मेरी जिम्मेदारी ही थी। बहुत से मंसूबे उस दिन जहन ने तरतीब दिए थे। शाम के 5 बजे थे और हम अपनी हसीन कोठी के खूबसूरत लान पर चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे कि ताहिर जमाल शाह की कार अंदर दाखिल होती हुई नजर आई।